बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। हम लोग कर रहे थे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक क्वेश्चन था जो सॉल्व करा था, जिसका लास्ट पार्ट एफ था। और ये एक मज़े का क्वेश्चन था 25 मार्क्स के लिए, क्योंकि आपके पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे 25-25 मार्क्स वाले आते हैं। तो ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा था। आज की क्लास के अंदर हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और जो आज की क्लास में हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज़ नवंबर। ओके जी, तो ये है नवंबर 2021 का। तो नवंबर 2021, ठीक है। और ये पेपर 3-1 यहाँ पे लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है। यस, तो पेपर 3-1 एंड क्वेश्चन नंबर है ये इसका पास पेपर का क्वेश्चन 6, ठीक है। अब हम इस सवाल को देखते हैं कि भाई इस सवाल के अंदर, क्योंकि हम रीसेंट सवाल, अगेन मैंने आपको बताया कि हम रीसेंट सवाल क्यों कर रहे थे। हम रीसेंट सवाल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये बात क्लियर हो कि अल्लाह आपका भला करे कि रीसेंट सवाल में एग्जामिनर किस तरीके की ट्रिकी चीज़ें हमसे पूछ सकता है। अच्छा जी, ये आपके पास इनसेट वाला पेपर है, हम इसको पढ़ते हैं। बोलता है डब्ल्यू लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2021, ठीक है। इसने बिजनेस स्टार्ट किया। इट मैन्युफैक्चर्स वन प्रोडक्ट इन 2 साइजेस, ठीक है जी, स्मॉल एंड लार्ज। तो इसका मतलब ये 2 प्रोडक्ट्स ही हो गई। अब वो आपको बात घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बच्चे को ये बात पढ़ा दी जाती है कि हमेशा जब बिजनेस एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा हो तब वो ABC यूज़ करे। लेकिन यहाँ पे भी एक से ज़्यादा ही प्रोडक्ट्स बन रही हैं, जबकि एक प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, लेकिन एक उसका स्मॉल साइज़ की प्रोडक्शन हो रही है और एक उसके अंदर लार्ज साइज की प्रोडक्शन हो रही है। बात समझ आती। फिर उसके बाद बोलता है इट सेट्स इट्स सेलिंग प्राइस एट टोटल कॉस्ट अ मार्कअप ऑफ 50%, यानी कि ये जो भी इसके पास कॉस्ट कैलकुलेट होकर आती है उस प्रोडक्ट की, उसका 50% ये मार्कअप रखता है, यानी कि कॉस्ट के ऊपर 50% का एक प्रॉफिट मार्जिन रखता है ये अपना, ठीक है। आगे बोलता है इट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर जनवरी 2021। अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप इन्फॉर्मेशन को देखें तो एक स्मॉल और एक लार्ज, आप इसको 2 टाइप के प्रोडक्ट्स मान लें, ठीक है भाई। जो प्रोडक्शन है स्मॉल की वो हुई 5000 यूनिट्स की और लार्ज की हुई 1000 यूनिट्स की। फिर बोलता है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। तो जब डायरेक्ट मटेरियल लगता है तो जो छोटा वाला यूनिट है उसके ऊपर 0.5 kg लगता है, और आपको ये मार्केट से मटेरियल मिलता है $10 पर kg का। और इसी तरीके से जो बड़ा प्रोडक्ट है उसके ऊपर 2 kg का मटेरियल लगता है, और हर 1 kg आपको मार्केट से मटेरियल का मिलता है $10 पर kg का। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो कॉस्ट आती होगी मटेरियल की वो कितनी आती होगी, $5 कॉस्ट आती होगी, क्योंकि आधा किलो लगता होगा। कितना लगता है, हाफ kg। तो हाफ kg की प्राइस कितनी बनती है, $5 बनती है। उसी जगह यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे आप जब लार्ज यूनिट बनाते हैं तो लार्ज यूनिट बनाने के लिए आपको 2 kg लगाना पड़ता है, तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी आती होगी, 1 kg आता है $10 का, तो 2 kg कितने का आएगा, $20 का आएगा। यहाँ पे $20 की मटेरियल की प्राइस लग जाएगी। देखो कितना सिंपल हो गया ये। फिर उसके बाद आगे वो बोलता है कि लेबर पर यूनिट। तो आप लेबर को कितना पैसा देते हैं भाई, लेबर जो है वो 15 मिनट लगाती है स्मॉल बनाने में और उसको $8 पर आवर दिए जाते हैं, और लार्ज बनाने में लेबर 45 मिनट लगाती है जिसको हम $8 पर आवर के हिसाब से पैसा देते हैं। तो अगर हम नोटिस करें तो भाई अगर हम वैसे लिखें यहाँ पे, अगर हम कि भाई जो हमारा स्मॉल है तो स्मॉल के ऊपर और लार्ज, चलो दोनों लिख लेते हैं। अब अगर मैं बोलूँ स्मॉल के ऊपर मटेरियल कितना लगता है, तो तुम बोलोगे सर मटेरियल जो लगता है ना वो $5 का लगता है, और जो इस पे लगता है वो सर $20 का लगता है। और अगर मैं तुमसे बोलूँ लेबर कितनी लगती है, लेबर को कितना पैसा देते होगे एक स्मॉल बनाने के लिए, तो तुम बोलोगे सर लेबर को टाइम लगता है 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स को पहले तो तुम कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, आवर्स के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 15 को डिवाइड कर दोगे 20 से, तो तुम्हारे पास 20 बोल रहा हूँ 60 से, तो तुम्हारे पास आर आ जाएगा 1/4। इसको मल्टीप्लाई कर लो 8 से, तो तुम्हारे पास आंसर आ रहा है $2। तो इसका मतलब हम $2 पे करते हैं लेबर को एक स्मॉल बनाने के लिए। और लार्ज को क्योंकि टाइम लगता है 45 मिनट, तो 45 मिनट के साथ तुम क्या करोगे, 45 मिनट को कन्वर्ट कर लो आवर्स के अंदर, तो 45 डिवाइड बाय 60 करो, आवर्स में कन्वर्जन आ गई 3/4। इसको मल्टीप्लाई कर लो 8 से, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 6। यानी कि लार्ज बनने के लिए लेबर को हम कितना पैसा देते हैं, $6 देते हैं। इस बात का मतलब ये है, जो इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई थी घुमा के, बट उसका मतलब ये है, उसका जो आउटकम आना है वो यही आना है, क्योंकि हमें तो कॉस्ट चाहिए, राइट। तो कॉस्ट कितनी लग रही है मटेरियल की, इतनी लग रही है स्मॉल पे, लेबर की इतनी लग रही है, लार्ज पे कॉस्ट कितनी लग रही है लेबर की, मटेरियल की और लेबर की इतनी और इतनी लग रही है। आगे वो बोलता है आपसे सवाल के अंदर, अगली बात अगर आप देखें तो बोलता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स अमाउंटेड टू 30,000 एंड अ सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट ऑफ 24,000 फॉर द मंथ। दीज फिक्स कॉस्ट वर एब्जॉर्ब्ड ऑन पर यूनिट बेसिस, ठीक है जी। वो बोलता है कि आपके पास जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो हैं आपके पास 30,000 के,
और आपके पास जो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं, जो कि सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस भी जो है वो भी आप अपनी कॉस्ट के अंदर ही डालेंगे, जो कि आपके हैं 24,000 के, और ये आप एब्जॉर्ब करते हो पर यूनिट बेसिस, यानी कि जो भी आपके यूनिट्स बनते हैं उन यूनिट की बेसिस के ऊपर आप इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। यानी टोटल 6,000 यूनिट जो आप बना रहे हैं, उस 6,000 को आप 30,000 को 6,000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ओवरहेड पता लग जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाएं ज़रा। तो और इसके साथ भी यही आपने काम करना है 24,000 के साथ। अच्छा, अभी हम आगे आते हैं और सवाल में देखते हैं क्या। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर फला फला, क्योंकि ये आपका पास पेपर का सवाल मैंने खोला हुआ है तो उसने ऐसे लिख के दिया हुआ है। नंबर 1, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट फॉर ईच साइज ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि दोनों साइज के लिए आपने क्या चीज़ें निकाल के देनी है, एक तो आपने उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है और उसके साथ साथ आपने उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस के लिए याद रखिएगा कि मार्कअप कितना रखते हैं, ये 5% का मार्कअप रख रहे होते हैं, राइट। अच्छा, अब अगर हम बात करें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, चलें पहले पहला पार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पार्ट ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। अभी जो तुम्हारा मेरा बेटा पार्ट ए है ना, इसके अंदर तुम्हारे पास दो टाइप की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट है लार्ज, चलो इस पूरे पेज को यूटिलाइज करते हैं हम इस काम के लिए, और एक प्रोडक्ट है स्मॉल। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले दो कॉलम्स बना लेते हैं, एक का नाम रख देते हैं स्मॉल और एक का नाम रख देते हैं लार्ज। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करना स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल। तो हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल है वो हम ऑलरेडी पीछे सवाल के अंदर देख के आ भी चुके थे, लेकिन हम चाहें तो हम यहाँ पे कर भी सकते हैं। 0.5 kg लग रहा है आपके स्मॉल पे, और मल्टीप्लाई बाय कितने का रेट था, $10 का रेट था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। यस, $10 का रेट था, तो मल्टीप्लाई बाय 10 या $10। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, $5। ठीक है, और इसी तरीके से जो दूसरा प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपका लगता है 2 kg, और हर एक केजी जो है वो आपके पास मार्केट से मिलता है $10 का। तो इसकी जो कॉस्ट बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 20 बन जाएगी। मैंने 10 लिख दिया, 20 बन जाएगी, डबल हो जाएगी ना। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग अपनी मेंशन करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर के लिए कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट लेबर कैसे निकलेगी भाई। तो मुझे बताओ कि पहला स्मॉल बनने में कितनी देर लग रही थी सर, 15 मिनट लग रहे थे। तो करो 15 डिवाइडेड बाय 60, तो ये मिनट्स आर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लेबर को कितना देते थे, $8 पर आवर देते थे। तो आंसर तुम पीछे पहले निकाल चुके हो, और उसका आंसर आया था $2। ठीक है, आप चाहें तो ये कैलकुलेटर पर रख के और 2 आंसर ऐसे निकाल लेंगे। और जो दूसरा है उसको बनने में 45 मिनट्स लगते थे, तो मिनट्स को आप पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे $8 पर आवर से। तो आपके पास ये आंसर आया था मेरे ख्याल से $6। ठीक है जी, तो इसको आप $6 यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर ये जो आपके पास कॉस्ट है ना, ये तो वो कॉस्ट है जो कि आपकी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आप चाहें तो यहाँ पे ना एक और भी काम कर सकते हैं कि आप इधर शो कर सकते हैं कि दिस इज द प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। अब जो तुम्हारी प्राइम कॉस्ट है ये हो जाएगी यहाँ पे 7, और यहाँ पे हो जाएगी 26। फिर उसके बाद तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप अपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो जो तुम्हारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, अगर हम उस प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में बात करें, तो जो तुम्हारा प्रोडक्शन ओवरहेड है वो था 30,000 का। ठीक है, और ये किसकी बेसिस के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा था, ये हो रहा था आपके यूनिट की बेसिस के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा था। तो भाई आ जाए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कितने हैं। अब अगर तुम टोटल यूनिट्स देखो तो तुम्हें पता लग जाएंगे कि स्मॉल के 5,000 यूनिट्स है मेरा बेटा, और लार्ज के 1,000 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों को तुम क्या करोगे, प्लस कर लोगे, यानी कि 6,000। तो भाई इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 डिवाइड बाय 6 5 होना चाहिए वैसे तो, 30 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 पर यूनिट, और ये भी आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी 5 पर यूनिट। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे। अब जब आप इन दोनों को ऐड कर लोगे आपस में, तो आपके पास एक प्रोडक्शन कॉस्ट पता लग जाएगी कि यार इस यूनिट को टोटली प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आया। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आप लिख लें अपनी, वो आपके पास आ जाएगी 5 + 7 कर लेते हैं, 12 होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आ जाएगी आपके पास 12, और ये आ जाएगी आपके पास 31। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे पहले ये कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद आपके पास कुछ और भी एक्सपेंसेस दिए हुए थे जो कि थे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो ये सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 24,000 है। तो अब हम वो रिकॉर्ड करेंगे। टोटल कॉस्ट निकालनी है ना, फुल कॉस्ट निकालनी है ना। तो ये तो तुम्हारी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट पता लग गई। अब इसको बेचते भी हो तो उसके लिए भी तुम्हें कुछ कॉस्ट आती है, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लो ताकि तुम टोटल कॉस्ट निकाल सको। तो भाई यहाँ पे हम लिखते हैं सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट।
मेरा बेटा ये जो तुम्हारी सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट है ये है कितने की, 24,000 की है, राइट। सवाल के अंदर कितने की दी हुई थी, 24,000 रुपये की। ये भी किसके ऊपर एब्जॉर्ब कर रहे हो तुम, यूनिट्स की बेसिस के ऊपर। तो टोटल यूनिट्स हैं कितने तुम्हारे, 6,000 है। तो भाई 24,000 को 6 से पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 6,000, इट मेक्स $4। तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास $4 और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा $4। तो यहाँ तक आपके पास ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट। तो अब टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, देखो टोटल कॉस्ट एक यूनिट को बना के बेच देने तक उसकी जो टोटल कॉस्ट बनी तुम्हारे पास, फुल कॉस्ट जो उसकी आ गई वो आ गई 12 + 4 तो 16 हो जाएंगे, ये तो 16 और ये हो जाएंगे तुम्हारे पास 35। अब तुम लोगों ने यहां तक जब काम कर लिया तो अब तुम अगला काम क्या करोगे, तुमने सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे मार्कअप ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम लिखोगे मार्कअप। अब जो तुम्हारा मार्कअप है, अगर हम प्रोडक्ट ए के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट ए की कॉस्ट कितनी है, $16 की कॉस्ट है। और इसके ऊपर तुम कितना % मार्कअप रखते हो, 50% रखते हो। और इसी तरीके से जो दूसरी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी आई सर, $35 आई। और इसके ऊपर भी कितना मार्कअप रखते हो सर, 50% रखते हो। जो बच्चे गौर से नहीं देख रहे थे कि मार्कअप कहाँ दिया हुआ था सवाल के अंदर, तो मार्कअप आपको पहली लाइन के अंदर ही दिया हुआ था कि टोटल कॉस्ट प्लस 50% विल बी द मार्कअप, राइट। तो अब हम लोगों ने इसका 50% निकाल लेना है। तो 16 का 50% तो 8 होता है वैसे, तो ये आ जाएगा आपका $8। तो यहाँ पे आप ऐड कर लोगे $8 और 35 का 50% कितना होता है, ये आ रहा है 17.5। तो इसका जो है वो 17.5 का प्रॉफिट रखोगे आप। तो अब आपके पास यहाँ से पता क्या लग जाएगी कि आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है। तो यहाँ लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट 16 + 8, 16 + 8 इज इक्वल टू 24। ये आपने 24 दिया एग्जामिनर को। और 35 प्लस 35 पॉइंट लिख दिया मैंने, 35 प्लस 17.5 प्रॉफिट, तो ये बनता है 52.5। तो इसकी जो आपके पास सेलिंग प्राइस बन रही है वो बन रही है 52.5 की। तो ये वाला जो हमारा काम था ये हमने कंप्लीट कर लिया कि एग्जामिनर ने बोला था कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट बता दो, वो ये रही। और एग्जामिनर ने बोला था कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता दो, वो ये रही हमारे पास। तो आई होप कि ये जो मैंने तुम लोगों से अभी बातें करी हैं, ये जो मैंने अभी तुम लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें समझाई, ये तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। वंस हम लोग ये वाला काम कर जाते हैं तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं और अब अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या बोलता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर बोलना शुरू करता है एन एनालिसिस ऑफ मंथली प्रोडक्शन ओवरहेड शोड द फॉलोइंग। अब आपको इसने कुछ ब्रेकअप दे दिए कि यार एक्टिविटीज़ क्या क्या परफॉर्म हुई हैं। मशीन के सेटअप्स लगे हैं, उसका खर्चा आया है 10,200। ऑर्डर प्रोसेसिंग का खर्चा आया है 12,600। क्वालिटी इंस्पेक्शन का खर्चा आया है 7,000, विच मेक्स टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके 30,000 रुपये के। अब ऊपर भी देखो तो कितने के दिए हुए थे तुम्हें प्रोडक्शन ओवरहेड्स, 30,000 रुपये के दिए हुए थे, नजर आ रहे हैं तुम्हें। यहाँ पे उसने उसी प्रोडक्शन ओवरहेड का क्या कर दिया, अब ब्रेकअप दे दिया। क्योंकि जब आप एबीसी यूज करते हो तो फिर आपको डिटेल ज़्यादा चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए होती है और वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो उसने यहाँ पे तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन ब्रेक डाउन करके दे दी। फिर उसके बाद बोलता है कि जो एक्टिविटीज़ है ना तुम्हारे पास, दीज एक्टिविटीज़ टुक प्लेस एज फॉलोइंग, स्मॉल लार्ज। तो भाई मशीन सेटअप जो लगे वो स्मॉल के लिए 72 लगे और लार्ज के लिए आपको सेटअप लगाने पड़े 32 टाइम्स। तो इन टोटल तुम्हारे सेटअप लगे कितनी बार, तो 72 प्लस 30, तो ये तुम्हारे पास लगे 102 मेरा बेटा, ठीक है 102। और इसी तरीके से जो तुम्हारे पास ऑर्डर प्रोसेसिंग थी वो कितने बार हुआ, ऑर्डर प्रोसेसिंग हुई आपकी 120 बार स्मॉल के लिए और 60 बार लार्ज के लिए। तो 120 प्लस 60 अस्तगफिरुल्लाह 120 था प्लस 60 था, तो ये 180 ही बनेगा। तो 180 बार आपके ये प्रोसेस लगे इन टोटल। इस 180 बार में से 120 बार स्मॉल के लिए और 60 बार लार्ज के लिए। और उसके बाद फिर जो आपने क्वालिटी इंस्पेक्शन करी है तो वो 12 बार स्मॉल की करी है यूनिट की और 12 बार ही आपने उसकी करी है। तो विच मेक्स इन टोटल 24 बार, ठीक है। तो ये 24 हो जाएगा इन टोटल। अब वो आपसे क्या बोलता है, अब वो आपसे बड़े मजे की बात बोलता है प्रिपेयर रिवाइज स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन यूनिट फॉर ईच साइज ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी इंफॉर्मेशन। द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट शुड बी अनचेंज। अब देखो उसने क्या बोला, उसने बड़े मजे की बात बोली। उसने बोला कि आप एबीसी के थ्रू मुझे कॉस्ट निकाल के दे दो और सेलिंग प्राइस निकाल के दे दो, लेकिन उसने ये बोला साथ साथ कि भाई एक तो आप प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल दो और सेलिंग प्राइस निकाल दो ऑफ वन यूनिट, अगेन एक यूनिट की निकाल के देनी है। लेकिन उसने ये भी बात बोल दी कि जो तुम्हारे ये एडमिन एक्सपेंसेस थे ना 24,000 रुपये के, इसकी जो अपॉर्शनमेंट है यानी कि वो चेंज नहीं होगी, वो आज भी आपने किसकी बेसिस पे एब्जॉर्ब करना होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस पे एब्जॉर्ब करोगे
इस कॉस्ट को, इस 24,000 को। ये 30,000 का तो ब्रेक डाउन उसने बता दिया हमें, ठीक हो गई बात। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं पार्ट बी करना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे हम पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब पार्ट बी स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ काम की चीज़ें देख लेते हैं कि काम हमारे पास क्या क्या चीज़ें आनी है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे इसको लेके चलेंगे। देखो यार, सबसे पहले ना हम लोग अगेन दो कॉलम्स बना लेते हैं। पेन को क्या हो गया है, ओके। तो ये पार्ट बी करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक स्मॉल और एक लार्ज। अब अगर तुम यहाँ पे देखो तो काम वही करना है जो पहले किया था, स्मॉल एंड लार्ज, ठीक है। अब ये जो स्मॉल और लार्ज है तुम्हारे पास, इसके साथ तुमने करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, बड़ा सिंपल रखना है सारी चीज़ों को, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं आने वाले तुम्हारे पास। सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि हमारे पास पिछले पार्ट के अंदर जो प्राइम कॉस्ट थी, प्राइम कॉस्ट तक तो कुछ भी चेंज नहीं आना, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट तक तो सब कुछ क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो लिख देनी है प्राइम कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे मार्क्स देख लेना कितने हैं, 8 मार्क्स के लिए दिया हुआ है, 6 मार्क्स के लिए ऊपर वाली चीज़ दी हुई थी, ठीक है। तो हम प्राइम कॉस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं प्राइम कॉस्ट। अच्छा, अब अगर आप प्राइम कॉस्ट ना लिखना चाहो, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दोबारा लिखना चाहो, आप लिख सकते हो, इसके अंदर कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग प्राइम कॉस्ट ऑलरेडी निकाल चुके थे, वो आई थी हमारे पास 7 एंड 26। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं। दोनों तरीके सही है सर, हाँ बेटा दोनों तरीके सही है। या तो आप इस तरीके से लिख लेते, या आप डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर लिख के उनको ऐड कर लेते, यानी कि जैसे आपने ऊपर प्राइम कॉस्ट निकाली है वैसे आप नीचे भी निकाल देते। लेकिन जब आपने एक बार ऊपर निकाल दी तो ये अंडरस्टूड है, A2 का पेपर है, एग्जामिनर समझता है कि बच्चे ने ये चीज़ यहीं से उठा के फिर आगे कंटिन्यू किया। अब जब हम लोग बात करेंगे आगे अपने ओवरहेड्स के ऊपर, तो जो हमारे आगे के ओवरहेड्स हैं उनके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो भाई हम लोग आ जाएं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हमारे पास जो पहला ओवरहेड था, यहाँ पे हम एक हेडिंग लिख लेते हैं ओवरहेड्स की। अब ओवरहेड्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास मशीन सेटअप था, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मशीन सेटअप। अब जो तुम्हारा मशीन सेटअप है, इसका टोटल खर्चा कितना है, मशीन सेटअप का टोटल खर्चा है 10,200 का। तो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम लिखोगे 10,200 डिवाइडेड बाय, अब टोटल कितनी बार सेटअप हुआ तुम्हारा, सर टोटल हमारा मशीन का सेटअप हुआ 102 बार, तो इसको डिवाइड कर लोगे तुम 102 से, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास पर यूनिट का सेटअप का खर्चा आ जाएगा। तो अगर हम पर यूनिट का सेटअप का खर्चा निकालें तो वो पर यूनिट का सेटअप का खर्चा कितना आता है, ज़रा आ जाए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 102 डिवाइडेड बाय 102, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक सेटअप का जो खर्चा आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है $100 का खर्चा आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आती है। अब अगर हम इस खर्चे को थोड़ा सा सही करके और हम थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएं, तो एक सेटअप का खर्चा आया $102 का। अगर हम इसको यूनिट्स पे लेके आएँ तो कैसे लेके आएंगे, अच्छा जी ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले एक काम करते हैं, यहीं पे करते हैं 102 डिवाइडेड बाय 102 102, और हमारे पास कितनी बार सेटअप लगे स्मॉल के, 72 टाइम्स सेटअप लगे। तो हम इसको 72 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 102 डिवाइडेड बाय 102, तो ये 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये हमारे पास आ गया 7500। लेकिन 7500 इन टोटल कितने यूनिट्स का आया, सर 5000 यूनिट्स का आया। पर यूनिट का तुम कैसे निकालोगे, सर इसको डिवाइड कर लें 5000 डिवाइड बाय 5000, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 5000 से, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 1.5। तो इसका जो हमारे पास खर्चा आया वो कितना आया, 1.5। कैसे निकाला मैंने, अगेन गौर से देख लो। पहले ये मेरे पास कितना आ गया था, 100 आ गया था, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 75 से, क्योंकि कितनी बार सेटअप्स लगे थे स्मॉल के लिए, 72 बार लगे थे। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 72 से। मैं दोबारा देख लेता हूँ, मैंने 72 से ही करा था। 100 × 72 डिवाइडेड बाय 5000, 1.44 आ रहा है मेरे पास आंसर। तो इसको सही कर लेते हैं पहले, ये हमारे पास बनेगा 1.44, तो इसको 1.44 कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 1.44, डन हो गई बात। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला चीज़ है हम उसको देखते हैं, वो कितनी है हमारे पास। तो वो बन जाएगी दूसरा जो प्रोडक्ट है, अगेन 100, इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया था, 5000 से, ठीक है। ये पता नहीं मैं क्यों मिस कर रहा हूँ इस बात को। अच्छा जी, दूसरे पे आ जाएं तो दूसरा कितना था, वो था आपके पास 100
मल्टीप्लाई बाय उसके पास कितनी बार सेटअप लगे थे 30 बार, तो 100 इंटू 30 और जो भी आंसर आएगा फिर उसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। उसकी प्रोडक्शन से लार्ज की प्रोडक्शन कितनी हुई थी 1000 की हुई थी, तो हम करते हैं 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 3 का, तो 3 लिख देंगे इधर। डन हो गई बात। उसके बाद आ जाओ अगले ओवरहेड पे, जो कि तुम्हारा दूसरा ओवरहेड था, वो प्रोसेसिंग का ओवरहेड था, वो था 12600 का। तो ये जो 12600 का तुम्हारा ओवरहेड का खर्चा था, ये टोटल कितनी बार तुमने ऑर्डर प्रोसेस करे 180 बार। तो पहले 180 से डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लो पहले तो तुम। तो भाई 12600 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। और इसको ये आ गया तुम्हारे पास 70, और 70 को तुम मल्टीप्लाई कर लो किससे 120 से मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 120, तो टोटल जो तुम्हारा खर्चा आ रहा है स्मॉल पे प्रोसेसिंग का वो 8400 आ रहा है। लेकिन स्मॉल का पर यूनिट का खर्चा कितना आया होगा, क्योंकि तुमने 5000 यूनिट्स बनाए, तो इसको किससे डिवाइड कर लो 5000 से डिवाइड कर लो, तो डिवाइड बाय 5000। तो ये आंसर बनता है 1.68। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1.68, ठीक है। तो पर यूनिट पहले आप निकाल लें 70। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आप कैसे लिखोगे। यहाँ पे ये था क्या, कौन सा खर्चा, ऑर्डर प्रोसेसिंग था, ठीक है जी। तो यहाँ लिखते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग का टोटल खर्चा कितना आया था, वो आया था 12600। तो यहाँ लिखोगे 12600 डिवाइडेड बाय, आप इसको डिवाइड करो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैंने बिल्कुल अलग तरीके से कराया था कि उसके अंदर मैंने सारे ओवरहेड्स को टोटल निकाल के फिर एक साथ पर यूनिट निकाल लिया था। विच एवर आपको आसान लगता है, मैं आपका कभी भी हाथ नहीं बांधूंगा कि यार आपने ऐसे करना है या वैसे ही करना है, दोनों तरीके ही सिंपल है। बट जो भी तरीका आपको बेहतर लगेगा आप उससे कर लीजिएगा। ये सारी वर्किंग याद है कल के क्वेश्चन के अंदर, ये सारी वर्किंग मैंने पहले एक जगह पे आपसे पहले वर्किंग करवाई थी। देखो ये पहले पूरी मैंने वर्किंग करवाई थी, और ये वर्किंग करवा के मैंने आप लोगों से पर यूनिट एक साथ निकलवा लिया था। एक तरीका ये भी है, और आज जो हम कर रहे हैं उसके अंदर हम डायरेक्टली यहीं पे ही पर यूनिट निकाल के करते जा रहे हैं। जो भी आपको आसान लगेगा आप वो करेंगे, ठीक है। 12600 डिवाइडेड बाय इसके टोटल प्रोसेस कितनी बार थे 180 बार थे, तो डिवाइड बाय 180। तो जैसे आप इसको 180 से डिवाइड करोगे तो आपके पास पर प्रोसेस का खर्चा आ जाएगा। तो 12600 डिवाइडेड बाय 180, तो एक प्रोसेस का खर्चा 70 का है। अब मुझे ये बात बताओ कि स्मॉल के ऊपर टोटल कितने प्रोसेस लगे 120 प्रोसेस लगे, तो मल्टीप्लाई बाय 120, और फिर ये आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 120 से, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 8400। तो आपके पास 5000 यूनिट का है। पर यूनिट निकालने के लिए इसको किससे डिवाइड कर दोगे, अगेन 5000 से डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड बाय 5000, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1.68। तो यहाँ पे लिखो 1.68। और इसी तरीके से जो दूसरा है उसके ऊपर भी 70 पर यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय इस पे कितने प्रोसेस लगे सर 60 प्रोसेस लगे आउट ऑफ, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो 60 से और फिर डिवाइड कर देना। इसके कितने यूनिट्स थे 1000, तो पर यूनिट का खर्चा आ जाएगा प्रोसेसिंग का। तो 70 इंटू 60 विच मेक्स 4200 डिवाइडेड बाय 1000 विच मेक्स 4.2, ठीक है। तो इसका खर्चा आ जाएगा 4.2 का। इसी तरीके से आप आगे बढ़ें तो अगला जो आपके पास ओवरहेड का खर्चा है वो है क्वालिटी इंस्पेक्शन। तो ये हम लोग लिखते हैं 7200 का पहले। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन, अब जो तुम्हारी क्वालिटी इंस्पेक्शन है अगर तुम इसको नोटिस करो तो ये 7200 की है। तो 7200 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी इंस्पेक्शन हुई हैं 24 हुई हैं, तो इसको 24 से डिवाइड करके पर इंस्पेक्शन का रेट निकाल लोगे तुम। तो 7200 डिवाइडेड बाय 24 विच मेक्स 300। तो एक इंस्पेक्शन का खर्चा कितना आता है 300। अब आप यहाँ पे क्या करोगे सेम काम 7200 डिवाइडेड बाय 24 विच मेक्स, दोबारा करके देख लो 7200 डिवाइडेड बाय 24 विच मेक्स 300। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास क्वालिटी इंस्पेक्शन स्मॉल पे कितनी बार हुई सर 12 बार, और लार्ज पे भी 12 बार, तो इन दोनों में इक्वली हुई होगी। तो मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 5000 डिवाइड बाय 5000, ठीक है। तो आ जाओ 300 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 5000 विच मेक्स 0.72। और इसी तरीके से 300 दूसरा जो है तुम्हारा उस पर भी 300 बार 300 पर इंस्पेक्शन का खर्चा आया, 12 बार इंस्पेक्शन लगी लार्ज पे भी, और ये यूनिट्स थे 1000। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 12 विच मेक्स 3600 डिवाइडेड बाय 1000 विच मेक्स 3.6।
3.6। अब तुमने जो ओवरहेड्स थे वो पर यूनिट के अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए, तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी मेरे ख्याल से। और हमारे पास तो मेरे ख्याल से सेलिंग एंड एडमिन ही बचा था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब जो मेरे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, आ जाओ इसको प्लस कर लेते हैं। 7 प्लस 1.44 प्लस, सही करा है मैंने, 1.44 प्लस 1.68 प्लस 0.72, 7 1.44 1.68 प्लस 0.72 विच मेक्स 10.84। ठीक है जी, तो इसकी टोटल कॉस्ट आ रही है 10.84। और जो दूसरा प्रोडक्ट है उसकी आ रही है 26 प्लस 3 प्लस 4.2 प्लस 3.6 विच मेक्स 36.8। अब इसके अंदर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सेलिंग एंड एडमिन को ऐड कर दूंगा। अब तुम्हें याद है सेलिंग एंड एडमिन 24,000 का खर्चा था। सवाल पढ़ते हुए हमें ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि दिमाग में रखनी भी चाहिए। तो 24,000 का खर्चा था, तो 24,000 के खर्चे को उसने बोला था कि ये इसकी जो एलोकेशन है या इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो अनचेंज्ड रहेगी। तो इसको तुम किससे डिवाइड करोगे, अगेन 6,000 से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट से जो तुमने प्रोड्यूस करे हैं। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 6,000 जो कि हम पहले भी निकाल चुके थे 4 आएगा। तो इसके अंदर हम इधर 4 ऐड कर देंगे, इसके अंदर भी हम 4 ऐड कर देंगे और हमें यहाँ से पता लग जाएगी टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल कॉस्ट। एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, तो ये आ जाएगी 14.84 और इसकी आ जाएगी 36, तो इसकी आ जाएगी 40.8। ये तुमने टोटल कॉस्ट यहां तक निकाल ली। अब जाहिर सी बात है ये टोटल कॉस्ट तक कहानी नहीं रहेगी, क्योंकि अब आप लोगों ने इसके अंदर मार्कअप भी अप्लाई करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मार्कअप अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मार्कअप, मार्कअप। अब मार्कअप ये 50% ही रखता था, आज भी 50% ही रखेगा। तो 14.84 का 50% एंड 40.8 का भी 50%, ये हम निकाल लेते हैं तो हमें प्रॉफिट्स पता लग जाएंगे, राइट। तो अब हम करते हैं 14.84 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100 विच मेक्स 7.42। तो इधर प्रॉफिट रख रहा है ये 7.42 का, और उधर कितना प्रॉफिट रख रहा है दूसरे प्रोडक्ट पे, 40.8 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100 विच मेक्स 20.4। इसके ऊपर ये प्रॉफिट रख रहा है 20.4 का। ठीक है जी, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस निकाल लेनी है। तो अब सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, सेलिंग प्राइस, दोनों को ऐड कर लो। तो भाई ये आ रहा था आपके पास 20.4 प्लस 40.8, पहले दूसरे वाले का कर लेते हैं। तो ये बन रहा है हमारे पास 61.62। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 61.2। और दूसरा जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है 14.84 प्लस 7.42, ये बन रहा है हमारे पास 22.26। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 22.26। ये हम लोगों ने इसकी भी सेलिंग प्राइस निकाल के रख दी। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इसको पूरे को देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसकी वर्किंग इस तरीके से की है। ये जो हमारा पार्ट था ये पार्ट बी था। आई होप कि ये वाला भी जो पूरा पार्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। पहले के सवाल में हमने ओवरहेड्स के लिए पहले पूरी वर्किंग की थी और फिर उसकी वर्किंग करके उसका पर यूनिट डायरेक्ट निकाल लिया था और डायरेक्ट निकाल के हमने यहाँ पे लिख दिया था। बोथ वेज आर करेक्ट। इवन समटाइम स्टूडेंट आस्क मी कि सर आप दो क्वेश्चंस करा रहे हैं और दो डिफरेंट, इसके अंदर आप एक जगह पे ये सारी चीज़ वर्किंग में दिखाते हैं और एक दफ़ा आप सारी चीज़ इधर दिखा देते हैं, विच इज़ करेक्ट। कभी कभी आप मार्किंग स्कीम में ऑब्जर्व करोगे कि वर्किंग उसने अलग करी हुई है और आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है। कभी कभी वर्किंग के अंदर ही उसने सारा आंसर के अंदर ही सारी वर्किंग शो करी हुई है। तो यहाँ पे मैंने एक बार कर दिया, सारी वर्किंग शो कर दी आंसर बनाते हुए ही, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने पूरी वर्किंग कर दी थी। बोथ आर करेक्ट मेथड। जो बच्चे का टाइम सेव करे इन दोनों में से, जिसपे तुम्हारी स्पीड हाथ सेट होना, तुम वो वाला करते रहना, ठीक है। लेकिन आपका हाथ कभी बंधा नहीं हो चाहिए, बेटा यही करना है, नहीं हो रहा तो फिर भी यही करना है, प्रैक्टिस करो। तो दोनों तरीके सेम है। इवेंचुअली उसने भी वही आंसर देना है, इसने भी वही आंसर देना है। बस ये काम पूरा मैं पहले क्या करता था, वर्किंग में कर लिया करता था। अब मैंने इस सवाल में क्या किया, इसी काम को मैंने यहीं पे ही आपको शो कर दिया। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो सर मार्क नहीं कटेंगे, कोई मार्क नहीं कटता इसके अंदर। याद रखिएगा जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग करते हुए कोई भी मेथड
मेथड्स फॉलो नहीं किए जाते या कोई फॉर्मेट्स फॉलो नहीं किए जाते, मेथड्स बोल रहा हूँ, कोई फॉर्मेट्स नहीं फॉलो किए जाते, तो यहाँ पे ये इंटरनल अकाउंटिंग है। देखो ये यूज़ करनी है बिजनेस ने, ठीक है, तो इसके ऊपर आप जैसे चाहें आप वैसे वर्किंग कर सकते हैं, बस वो ईजी टू अंडरस्टैंड आपके लिए हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती हो, ठीक है। अभी मैं किसी नॉन अकाउंटिंग बंदे को ये दिखा दूँ या इससे पिछले वाला सवाल दिखा दूँ, वो दोनों ही नहीं समझेगा, उसको दोनों ही नहीं समझ आएगी, उसे पता ही नहीं है एब्जॉर्प्शन होती क्या है, ये OAR क्या होता है, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, जो मैनेजरियल अकाउंटिंग होती है, ये इंटरनल यूज़ के लिए होती है, सिर्फ बिजनेस यूज़ करता है इसको पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता है इस चीज़ को, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। खैर ये वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं अगले पार्ट के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या बोलता है। नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर हमसे बोलता है On 31st of January 2021, it was established that 400 of small product and 200 of units of large product remain unsold. There was no work in progress. ठीक है, बोलता है कि एंड में आपके पास कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री रह गई। मैंने बोला ठीक है, आगे बोलो। बोलता है द प्रॉफिट फॉर जनवरी यूजिंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वॉज कैलकुलेटेड 48,400। ठीक है, बोलता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू इसने प्रॉफिट पहले से निकाल लिया। बोलता है अब कैलकुलेट करके दे दो प्रॉफिट विच वुड हैव बीन अर्नड इफ सेलिंग प्राइस हैड बीन अमेंडेड टू अकाउंट फॉर द लेवल ऑफ एक्टिविटी टुक प्लेस। अब देखो बच्चा ना कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये क्या पूछ रहा है, ये क्या जानना चाहता है। ये कुछ नहीं जानना चाहता, ये जानना चाहता है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बाद जो तुमने कॉस्ट कैलकुलेट की है उस कॉस्ट के मुताबिक अगर आप अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करोगे तो कितना प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। सही है सर, यहाँ ये बात कहाँ लिखी हुई है इसने, ये बात कैसे आपने कैसे समझ ली, हम कैसे पेपर में समझेंगे। देखो उसने बोला कैलकुलेट द प्रॉफिट, तो पहली बात प्रॉफिट कैलकुलेट करना है विच कुड हैव बीन अर्नड इफ द सेलिंग प्राइसेस हैव बीन अमेंडेड। अमेंड कब करी है तुमने सेलिंग प्राइस, मुझे बताओ। पहले तुम्हारी सेलिंग प्राइस कितनी थी सर, पार्ट ए के अंदर हमारी सेलिंग प्राइस 24 थी और फिर 52.5 थी। अमेंड करने के बाद तुम्हारी सेलिंग प्राइस 22.26 एंड 61.2 हो गई। सो आर दीज अमेंडेड सेलिंग प्राइसेस? यस, इतनी बात समझ आ गई। तो वो कहां पे लेके आया तुम्हें, ABC पे, इस बात से लेके आया। अमेंडेड टू अकाउंट्स फॉर द लेवल ऑफ एक्टिविटी विच टुक प्लेस। तो भाई लेवल ऑफ एक्टिविटी को देखते हुए हम लोगों ने सेलिंग प्राइस, अमेंडेड सेलिंग प्राइस यहीं पे ही निकाली है ना। अब बात समझ आ गई कि मैंने क्या बोला कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू, अब पता नहीं एग्जामिनर क्यों ये मुश्किल करता है इस बात को। वो सिंपली भी बोल सकता था कि ABC के थ्रू, एब्जॉर्प्शन के थ्रू हमने प्रॉफिट ये निकाला है, ABC के थ्रू प्रॉफिट निकाल के दे दो। मुझे नहीं पता एग्जामिनर इस बात को या पूछने के तरीके को इतना मुश्किल क्यों करता है। मुझे ये बात उसकी थोड़ी सी नहीं समझ आती है A2 के अंदर, बट वो पूछ वही रहा होता है जो पढ़ाया गया होता है। बच्चा बोलता है कि यार ये क्या पूछ लिया, ये तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं। भाई पढ़ा हुआ है, बस वो लफ्ज को चेंज कर रहा है। एग्जामिनर को मैं मानता हूं कि एग्जामिनर को इतना टेक्निकल नहीं हो जाना चाहिए, बट वो बोलता है अगेन कि यार A2 का बच्चा है, थोड़ा सा तो इसको मैं हिलाऊं ना पेपर के टाइम पे, ये कैसे इज्जत से बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये है हम लोगों ने। अब इसका क्या करना है, हम लोगों ने इसका प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेना है। तो भाई हम लोग आ जाते हैं और हम लोग आके इसके जो प्रॉफिट्स हैं हम उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं पार्ट C स्टार्ट। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा पार्ट C है, पार्ट C के अंदर हम लोग करने क्या जा रहे हैं, स्टेटमेंट टू लिख लेते हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट यूजिंग ABC। ये बोला था उसने, लेकिन बोला किस तरीके से, वो एक उसका अलग स्टाइल है। वो बेचारा थोड़ा सा मेरे ख्याल से क्या बोले उसको, अच्छा बंदा है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं इसको। अब सबसे पहले ना तुम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले तो सेल्स चाहिए। अब सेल्स तुम किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, देखो मेरा बेटा, सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए दो कॉलम्स बना लेते हैं। अच्छा जी, सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए तुम सबसे पहले देखो कि यार तुम्हारे पास जो प्रोडक्शन होती थी वो कितने यूनिट्स की होती थी। नोटिस करना, जो प्रोडक्शन यूनिट्स थी वो कितने की थी, 5000 यूनिट्स की थी। बात समझ आई। लेकिन उसने क्या बोला कि भाई आपके पास जो इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट 400 ऑफ स्मॉल, यानी कि 400 यूनिट स्मॉल के और 200 यूनिट्स लार्ज के अनसोल्ड हैं अभी तक, यानी कि ये बिके नहीं। तो क्या इनको सेल्स में रिकॉर्ड करोगे, नहीं करेंगे सर। देखो कितनी सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं सेल्स।
मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हारे पास जो स्मॉल था उसके कितने यूनिट्स बेचने थे तुमने? सर 5000, लेकिन उसमें से कितने नहीं बिके? सर 400 नहीं बिके। तो मेरा बेटा मुझे ये बताओगे कि कितने यूनिट्स बिक गए होंगे इसके? सर इसमें से ये माइनस कर दें तो 4600 यूनिट्स बिके होंगे। बेटा 4600 यूनिट्स जो तुमने स्मॉल के बेचे, हर एक यूनिट अमेंडेड सेलिंग प्राइस के ऊपर कितने का बेचते थे? सर अमेंडेड सेलिंग प्राइस के ऊपर वो 22.26 का बिकता था। तो मेरा बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लो 22.26 से, और मुझे थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए तो मैं यहाँ से इसको मिटा के थोड़े से ये वाले कॉलम्स को छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जगह बरकरार रहे, ताकि आपको वर्किंग जितनी मैं दिखा सकूँ उतना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आंसर मैं कभी भी नहीं लिखता। और इसी तरीके से जो दूसरा प्रोडक्ट था तुम्हारा, वो कितने यूनिट्स बेचते थे तुम उसके? सर उसके हम 1000 यूनिट्स बनाते थे, यानी कि प्रोड्यूस करते थे कितने यूनिट्स? 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, राइट। लेकिन इस 1000 में से कितने नहीं बिके? सर इस 1000 में से 200 यूनिट्स नहीं बिके, तो वो सेल्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो यहाँ लिखोगे तुम 1000 माइनस 200, तो कितना बचा ये? 800। और हर एक यूनिट कितने का बेचते थे? अमेंडेड सेलिंग प्राइस कितनी है तुम्हारे पास? एबीसी के थ्रू सेलिंग प्राइस कितनी है? 61.2। तो ये दोनों को ऐड कर लो, टोटल सेल्स आ जाएंगी। कितना आसान हो गया, बच्चों वाला काम हो गया। आप समझे बात को, करना क्या था? अब ज़रा सुनिएगा बात को गौर से। ये आपके पास आ जाएगा 4600 मल्टीप्लाई बाय 22.26। इसको जो ना ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि एक साथ कर लें, ठीक है। 4600 मल्टीप्लाई बाय 22.5 प्लस ब्रैकेट ओपन 800 मल्टीप्लाई बाय 61.2 ब्रैकेट क्लोज, विच गिव्स आंसर। ये हमें आंसर दे रहा है 151310 का। कैलकुलेटर में मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में डाल के लिखा, प्लस ये एक ब्रैकेट में डाल के लिखा। जो बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि एक साथ आंसर कैसे आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है कि इन दोनों को मैंने एक साथ कैलकुलेटर पे लिख लिया, ठीक है। अब स्क्रीन में मेरे ख्याल से तुम लोग को नज़र नहीं आएगा, पता नहीं। देखो ये इस तरीके से ब्रैकेट में डाल के लिख लोगे तो तुम लोग को आंसर फौरन तौर पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग लिखते हैं भाई यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब भाई तुम्हारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? सबसे पहले तो तुम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखोगे। अब जो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे आएगी? यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मुझे एक बात तो बताओ, तुमने जो स्मॉल है उसके कितने यूनिट्स बनाए थे? सर 5000 यूनिट्स बनाए थे। मुझे एक बात बताओ कि हर एक यूनिट बनाने की जो तुम्हारे पास कॉस्ट आती थी वो कितनी कॉस्ट आती थी? प्रोडक्शन की कॉस्ट। सर एक यूनिट की प्रोडक्शन की कॉस्ट आती थी हमारे पास 10.84 और दूसरे की 36.8। तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर लो 10, क्योंकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो 10.84 और दूसरे को तुम कर लो कितने यूनिट्स बनाए थे? 1000 यूनिट। सर 1000 बनाए थे लेकिन बेचे तो नहीं। बेटा प्रोडक्शन तो करी ना उनकी भी, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट तो आएगी ना। तो पूरे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और दो पूरे 5000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 36.8। तो आज हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले आप लिखें ब्रैकेट 5000 मल्टीप्लाई बाय 10.84 ब्रैकेट क्लोज, प्लस दबाएंगे फिर 1000 ब्रैकेट ओपन करके 1000 मल्टीप्लाई बाय 36.8 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास आ रहा है 91,000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 91,000। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक और चीज़ लिखेंगे और वो होगी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ आप करेंगे लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब जो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, आपको पता है कि आपके पास जो स्मॉल है उसके कितने यूनिट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री में थे? सर 400 यूनिट्स थे, ठीक है। तो ये 400 यूनिट्स हो गए, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 10.84 यानी कि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट से। तो एक क्लोजिंग इन्वेंट्री पता लग जाएगी स्मॉल यूनिट्स की। और इसी तरीके से जो तुम्हारे पास लार्ज यूनिट्स थे उसके तुम्हारे पास 200 यूनिट्स बचे थे और हर एक यूनिट की जो कॉस्ट थी वो थी 10.84। तो सॉरी 10.84 लिख रहा हूँ, अस्तगफुरुल्लाह। इसकी थी 36.8, ठीक है जी, 36.8। ये ऊपर ही लिखी हुई है ना हमने, दिख रही है, ठीक है। यही इनकी कॉस्ट है ना। तो आ जाए इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को आपस में सेम कैलकुलेटर में लिख के यहाँ पे प्लस डाल देना है, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन 400 मल्टीप्लाई बाय 10.84 ब्रैकेट क्लोज प्लस 200 ब्रैकेट ओपन 200 प्लस 36.8 ब्रैकेट क्लोज। तो ये बन रहा है हमारे पास मैंने कुछ गलत कर दिया, इधर प्लस लिख दिया, मल्टीप्लाई आना है, मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ रहा है कुछ 40, एक मिनट रुकना ज़रा, हाँ डेसिमल में आ रहा था, मैं इसलिए डबल चेक कर रहा हूँ। 11 करके कुछ आ रहा है मेरे पास, ये लिख लें अपने पास 11 कैलकुलेटर पे 11
696, ये आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। तो ये जैसे ही आप माइनस करोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, तो इसको माइनस कर देते हैं 91,000 में से, विच मेक्स 79,304। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 79,304 की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई आपके पास, और इधर से हम निकाल लेते हैं अपना क्रॉस प्रॉफिट। क्रॉस रेड से नहीं लिखते क्रॉस प्रॉफिट को, कोई और कलर यूज़ कर लेते हैं, ब्लू से लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। फिर बेटा जो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है ये कितना आ रहा है, +151,310। इन दोनों का जो डिफरेंस बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 72, इसको देख लेते हैं 304, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। हाँ, ये 0 लिखा हुआ था, मैंने 6 लिखा हुआ था ये। यार ऊपर वाला पहले सेल्स दोबारा से देख लेते हैं एक दफ़ा। ब्रैकेट ओपन 4600 मल्टीप्लाई बाय 22.26, ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है 0, इस वजह से इसको रिकन्फर्म कर लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन 800 मल्टीप्लाई बाय 61.2 ब्रैकेट क्लोज, ये आ रहा है 151,356 बन रहा है ये 0। हाँ, ये मुझे 6 पे ही शक था कि मैंने टेढ़ा लिखा हुआ है, ये 6 है। ठीक है, माइनस कर देते हैं इसमें से 79,304, ये आ रहा है हमारे पास 70, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास 72,052, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग ने इसमें से क्या करना है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करने, तो यहाँ लिखते हैं लेस सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। और तुम लोग को याद है ना वो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वो थे ही सवाल के अंदर 24,000 रुपये के, कहाँ दिए हुए थे, कहीं ना कहीं दिए हुए थे, कहीं ना कहीं दिए हुए थे, कहाँ दिए हुए थे, ये रहे। ठीक है, वो 24,000 रुपये के सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस थे। अब वो माइनस करोगे प्रॉफिट आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कर दो 24,000, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि यार तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है। तो निकाल लेते हैं इसको, -24,000 विच मेक्स 48,052। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि 48,052 का जो है हमारा वो प्रॉफिट आ चुका है। तो ये हम लोगों ने प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन करके एग्जामिनर को दे दी। देख लो उसको गौर से सारी चीज़ों को। ये उसने बोला था कि भाई मुझे प्रॉफिट निकाल के दे दो, मैंने उसको प्रॉफिट निकाल के दे दिया। पहले मैंने कॉस्ट निकाली, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें करके एग्जामिनर के हवाले कर दिया कि भाई ये लो भाई आपका प्रॉफिट भी आ गया आपके सामने। अच्छा जी, वंस हम लोगों ने ये वाला काम भी कर लिया और हमारे पास ये प्रॉफिट भी आ गया, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बोलता है एडवाइज द डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड चेंज द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ ओवरहेड एंड सेलिंग प्राइसेस, जस्टिफाई और आंसर। अब तुम अगर नोटिस करो तो इनका एब्जॉर्प्शन के थ्रू प्रॉफिट कितना आ रहा था, 48,400 का आंसर आ रहा था, यानी कि 48,400 यहाँ पे आंसर आ रहा है। और अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करी है वो आ रहा है 48,52 का, यानी कि कोई बहुत सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है, मतलब 300 समथिंग डॉलर का कुछ फर्क आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आपने उसको ना 5 मार्क्स के लिए एडवाइस करनी है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एडवाइस लिखी है। अब ये जो मैंने एडवाइस लिखी है ना, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने बात क्या करी, तो both methods are numerically accurate and used in practice, but each method results in a different cost figure, so will generate different gross profit. Yes, दोनों के अंदर जब cost का difference है तो दोनों gross profit में भी changes लेके आएंगे। These two methods are only different with the different allocation of overheads to different cost objects. अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये दोनों जो methods हैं इसके अंदर हम सिर्फ overheads की allocation different तरीके से करते हैं। Accurate costing of cost object is very critical as numerous decisions including the determination of sale price are based on it. अब वो बोल रहा, मैंने यहाँ पे लिखा कि यार accurate costing बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें इस costing के थ्रू कैलकुलेट इवेंचुअली करनी होती है सेलिंग प्राइस, तो इसका बड़ा तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। फिर मैंने आगे लिखा द accurate costing of product also helps in planning to push the sales of product and drop the sale of the another product. अब यहाँ पे जब हम accurate costing वगैरह कर रहे होते हैं जो कि हमें हेल्प करती है किस काम के अंदर, जितनी हम एक्यूरेट कॉस्टिंग करेंगे वो हमें उतना हेल्प करेगी कि हम जो भी दोनों प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट को चेंज कर सकें, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा लें और किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सकें। The choice of using conventional costing यानी absorption costing
और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूजुअली इन्वॉल्व्स अ ट्रेड बिटवीन सिंप्लिसिटी एंड एक्यूरेसी। तो जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हो तो वो बहुत सिंपल है, और जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हो तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है। मैंने ये बात यहाँ पे लिखी है, आपके पास पूरे नोट्स होने चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शुड बी यूज टू शो एन अर्न रियलिस्टिक प्रॉफिट if the price of both product were unchanged as part B, then the profit will fall। और यही हुआ हमारे पास कि प्रॉफिट हमारा गिरा। As the small product seems to be selling well at $24, there is no reason to drop the price. The price of the large product could possibly be increased। ठीक है, उसने बोला कि भाई ये जो छोटी वाली, मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि जो छोटी वाली प्रोडक्ट है आप उसको $24 का बेच रहे थे तकरीबन। ठीक है, तो जब आप उसको $24 का बेच रहे थे, हम लोगों ने जो कि कैलकुलेशन भी करी थी यहाँ पे, कहाँ पे निकाली थी, यहाँ पे जो हमारी ये वाली कॉस्टिंग चल रही थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसके थ्रू ये $24 की चल रही थी। लेकिन जब हमने ABC इस्तेमाल करी तो ABC से ये कितनी हो गई, $22 हो गई, जबकि इसकी प्राइस गिरी है। हमने ये बात लिखी यहाँ पे कि यार $24 पे भी ये प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो तुम्हें इस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने की ज़रूरत है नहीं। मैंने उसको ये भी बताया साथ में, अगर इसकी परफॉर्मेंस बुरी होती कि यार ये 5000 यूनिट्स जो हैं ये 5000 नहीं बल्कि कम होते, जबकि लार्ज और स्मॉल में अगर तुम डिफरेंस देखो तो बहुत ज़्यादा है। स्मॉल 1000 यूनिट्स बिके थे या बने थे और उसमें से कुछ बच गए और बाकी बिक गए, और स्मॉल जो है वो 5000 यूनिट्स बना रहे हो, तो जब उसकी सेल्स अच्छी चल रही है तो उसकी प्राइस को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें जो लार्ज प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को पॉसिबली थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं किसके, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के प्रोज एंड कॉन्स क्यों बताए सर, इतना सारा क्यों लिखा, क्योंकि ये है 5 मार्क्स के लिए, तो मुझे 5 मार्क्स पूरे चाहिए, मैं लूज नहीं करूंगा। तो पहले मैंने उसे समझाया दोनों में फर्क क्या है, फिर मैंने उसे बोला कि यार ये डिसीजंस पे कैसे इंपैक्ट करता है, फिर मैंने उसे एक थोड़ी सी सजेशन भी दे दी क्योंकि मुझे एडवाइस भी करनी थी। मैंने उसको बता दिया कि यार वो जो छोटा वाला प्रोडक्ट है ना उसको 24 पे रहने दो, उसकी प्राइस को डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑलरेडी। हाँ, तुम उसके बजाय जो लार्ज प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज करके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हो। अब इसके फायदे या नुकसान क्या लिखे मैंने बोला मोर रियलिस्टिक when it takes the level of activity where it takes the activity level। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ये बेहतर इसलिए है क्योंकि ये एक्टिविटी वाइज ओवरहेड्स को एलोकेट करता है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, अलाउज बेटर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, और ये आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है, जो सेलिंग प्राइस होती है, उसको आप बेहतर कर सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। और अगेंस्ट में भी मैंने कुछ लिख दिया, डिफिकल्ट टू यूज, टाइम टेकिंग हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, एक्सपेंसिव टू सेटअप क्योंकि इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट बंदा चाहिए होगा जिसको ABC आती हो वो परफॉर्म करे इसको, रिक्वायर्स स्पेशलिस्ट नॉलेज, और एक्सपेंसिव टू सेटअप। ये 2 बातें मैंने यहाँ पे और मेंशन करी हुई है। सो हियर वी गो, ये एक आपके पास पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन था जो कि 25 मार्क्स का था। अगेन वी आर नॉट लूजिंग एनी ऑफ द 1 मार्क इन दिस क्वेश्चन इफ यू डू इट करेक्टली, जैसे मैंने तुम लोगों को यहाँ पे करके दिखाया है। तो ये एक पूरा क्वेश्चन था ABC का। अगेन एक रीसेंट सवाल है और रीसेंट सवाल के अंदर वो अदर चीजों के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करता है। जैसे पुराने सवाल पे सिर्फ ABC की चीज पूछी आगे बढ़ गया, लेकिन अब वो ABC के इर्द गिर्द की चीजों को भी पकड़ रहा होता है और वो देखता है कि इस पूरे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो इस पूरे टॉपिक में हमने जितना कुछ पढ़ा वो सब कुछ उसने यहाँ पे हमसे पूछ लिया, जितना कुछ हमने पढ़ा था वो सब कुछ उसने इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ लिया, ताकि वो क्लियर कर ले कि हाँ यार मेरे बच्चे को ये ABC आती है। आई होप कि ये क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने करा है इसको एक दफ़ा पहले आप गौर से देख लें। हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करा था, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करा था। ठीक है, पहले हमने एब्जॉर्प्शन के थ्रू इसकी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करी और कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करी, फिर हम लोगों ने ABC के थ्रू सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने ABC से जो हमने सेलिंग प्राइस निकाली थी उसके थ्रू हमने बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करा, और उसके बाद एग्जामिनर ने हमसे ये पूछ लिया कि भाई आप उसको एडवाइस कर दो ये चेंज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने उसको पूरी एक डिटेल के अंदर एक आंसर बना के दिया। ये हिलना नहीं चाहिए मेरा, ये थोड़ा सा हिल गया था। ओके जी, तो ये हमने उसको एक पूरा आंसर बना के दे दिया। आई होप कि ये अच्छे से आपको अब समझ आ चुका होगा।